नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज का हमारा जो टॉपिक है, वर्तमान में क्या चल रहा है हमारा सेल बायो में टॉपिक हमारा क्रोमोसोम जो है वो लगभग हमने कंप्लीट करवा दिया है। आज कुछ क्रोमोसोम के विशिष्ट पार्ट के बारे में आपको स्टडी करवाऊंगा। ठीक है, विशिष्ट क्रोमोसोम का अपना टॉपिक रहेगा। कल हमने एक टॉपिक किया था, क्या किया था, कल का हमारा जो टॉपिक चल रहा था बेटा, वो टॉपिक क्या था? न्यूक्लियोसोम था। पक्का न्यूक्लियोसोम टॉपिक कल हमारा रनिंग में था। न्यूक्लियोसोम न्यूक्लियोसोम के बारे में थोड़ा सा मेरे को बता दो। इसका फॉर्मूला क्या करवाया था मैंने? इसमें डीएनए का कितना घुमाव होता है, डीएनए के कुंडलन का घुमाव कितना होता है? 1.75 कह दो, या आपकी एनसीईआरटी पुस्तक के मुताबिक 1/3, 1/3/4 बोल। ये इतना जो होता है, ये डीएनए क्या ये डीएनए का कुंडलन है, डीएनए का घुमाव है। याद रखना एक बात हमेशा के लिए, जब डीएनए कुंडलन की बात आएगी, जब डीएनए के कुंडल की बात आएगी, वहां H1 प्रोटीन को आप कल्पना में सोच सकते हो, H1 है इसके अंदर। यदि H1 नहीं होगा, यदि H1 हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगा, डीएनए कभी भी कुंडलित नहीं रह पाएगा। ये बात ध्यान दीजिएगा। कन्फर्म है भाई? आगे चलता हूं। इतना भाग तो उसमें क्या हो गया, कुंडलन का हो गया। प्लस में आपने क्या बोला? हिस्टोन अस्टांग। क्या बोला बेटा? हिस्टोन अस्टांग। प्लस में H1 हिस्टोन बोल दिया, H1 हिस्टोन प्रोटीन बोल दिया। ये समान जो है ये किसमें पाया जा रहा है? न्यूक्लियोसोम के अंदर पाया जा रहा है। एक न्यूक्लियोसोम के अंदर पाया जा रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। एक न्यूक्लियोसोम है। ये क्या है? एक न्यूक्लियोसोम। अगर मैं एक सिंपल सी भाषा के अंदर बोलूं, डीएनए का प्रथम कुंडलन कहा जाता है इस भाई साहब को। क्या कहा जाता है? जैसे कृष्ण जी को क्या बोलते हैं? सृष्टि विनाशक या सृष्टि पालक? पालक। पालक का मतलब क्या है? अरे पालक का मतलब स्पिंच होता है। ठीक है, पालक। अब पालक का मतलब क्या होता है? पालक का मतलब होता है पालने वाला। और पालने वाला कोई भी काम बिना धन बिना मनी के नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। न्यूक्लियोसोम को मैंने एक नाम दिया है, इसको बोलेंगे प्राथमिक कुंडलन। क्या बोलेंगे बेटा? प्राथमिक कुंडलन बोलेंगे। डीएनए का प्रथम कुंडलन कहा जाता है बेटा इसको, ये बात ध्यान दीजिएगा। क्या कहा जाता है? डीएनए का प्रथम कुंडलन। क्वेश्चन आता है डीएनए का प्रथम कुंडलन किस नाम से जाना जाता है? तो आप क्या बोलोगे? न्यूक्लियोसोम। व्हाट मीन बाय द न्यूक्लियोसोम? न्यूक्लियोसोम इज ए यूनिट ऑफ द पैकेजिंग। अनुवांशिक पदार्थ, जेनेटिक मटेरियल को यदि आपने पैक करके रखना है, फ्रूट्स आते हैं डब्बों में पैक होते हैं, कभी ट्रक भर के आता है क्या फ्रूट्स का? कभी भी नहीं आता, गल जाएंगे सारे के सारे, खराब हो जाएंगे। उसके लिए क्या किया जाता है? ब्रायोफाइट्स पादप की जो वो पतली पतली पाई जाती है, क्या होती है वो? पेटी में जो लकड़ी का इस्तेमाल होता है, लकड़ी के जो पतले पतले फट्टे इस्तेमाल किए जाते हैं, वो ब्रायोफाइट प्लांट के होते हैं। क्यों? अवशोषित करता है वो नमी को। क्या करता है बेटा? वो नमी को अवशोषित करता है, पादपों को सड़ने नहीं देता। कन्फर्म हुआ? उसी प्रकार से न्यूक्लियोसोम क्या कर रहा है? ये डीएनए की पैकेजिंग कर रहा है, अनुवांशिक पदार्थ की क्या कर रहा है बेटा? ये पैकिंग कर रहा है बेटा। ये लो जी, ये पैकिंग करने के काम आता है। हमने क्या बोल दिया है इसको? डीएनए का प्रथम कुंडलन कहा जाता है। ये सूत्र है इसका पूरा का पूरा, जिसके माध्यम से आप कह सकते हो एक न्यूक्लियोसोम पाया जाता है। कन्फर्म हुआ? सेकंड स्ट्रक्चर पे चल रहा हूं बेटा मैं, सोलेनॉइड के ऊपर। क्या बोलूंगा बेटा मैं? सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का नाम सोलेनॉइड क्यों है? सॉलिड। सोलेनॉइड का मतलब क्या होता है? जब कम से कम 6 न्यूक्लियोसोम, कितने न्यूक्लियोसोम बेटा? 6 न्यूक्लियोसोम जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? एक सोलेनॉइड कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? एक सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड का नाम किसने दिया? क्लग ने। क्लंग या क्लग नाम लिखा हुआ है इसका। क्लंग, क्लंग या क्लग के नाम से इसके वैज्ञानिक का नाम था, कुछ और मत सोचना। ठीक है, क्लग है ये। कन्फर्म हुआ? याद रखोगे? अब हमने पुरानी किताबों के अंदर, एनसीईआरटी बोर्ड की किताबों के अंदर 8वीं 9वीं 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में क्या पढ़ते आ रहे हो कि
जीन अनुवांशिकता की सबसे सूक्ष्म इकाई है। जीन बने होते हैं डीएनए के सूक्ष्म खंड, अपने कह सकते हैं डीएनए के सूक्ष्म खंड क्या कहलाते हैं। एक कोशिका के अंदर कितने मीटर लंबा डीएनए होता है? लगभग 2.2 मीटर लंबा डीएनए होता है। 2.2 मीटर लंबा डीएनए। आपकी पुस्तक कहती है 2 मीटर लंबा डीएनए। कितना डीएनए? उस डीएनए के टुकड़े कर दो। क्या कर दो बेटा? टुकड़े कर दो। कितने टुकड़े करने हैं? 6 से 8 न्यूक्लियोटाइड का एक टुकड़ा होना चाहिए, छोटे से छोटा। इससे छोटा खंड हो ही नहीं सकता। तो हमने क्या बोला? डीएनए के सूक्ष्म खंड क्या कहलाते हैं? जीन कहलाते हैं। और जीन कहां पाए जाते हैं? गुणसूत्र के ऊपर बिंदु रूपी क्रम के अंदर जीन पाए जाते हैं, जो आपकी पुस्तक कहती है, पर यह सरासर गलत है। जीन कभी बिंदु रूप में होते ही नहीं। जीन कभी बिंदु रूप में होते ही नहीं। जीन किस रूप में है? जीन कुंडलित अवस्था में है। ये अवस्था मिलेगी आपको यूं, इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके, ऐसे ये वाली अवस्था मिलेगी। तो इसको अपने क्या बोल दिया? जीन जो है वो बिंदु रूपी क्रम में पाए जा रहे हैं और एकांतर क्रम में पाए जा रहे हैं। किस क्रम में पाए जा रहे हैं? एकांतर क्रम। तो उसको अपने क्या बोल देंगे? कौन सा क्रम है बेटा? ये एकांतर क्रम है बेटा। ये एकांतर क्रम के अंदर क्या पाए जा रहे हैं? जीन पाए जा रहे हैं। जीन ऐसे होते नहीं। तो ये दिखाई देने वाला जो जीन है, आप इसको अपनी भाषा में क्या बोलोगे? एक न्यूक्लियोसोम। क्या बोलोगे? अरे क्या बोलोगे? एक न्यूक्लियोसोम है ये। न्यूक्लियोसोम इज कॉल्ड जीन। जीन की संज्ञा को आप यहां अच्छी तरीके से परिभाषित कर सकते हो कि यहां पे क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियोसोम पाया जा रहा है। कितने न्यूक्लियोसोम मिलकर क्या बनाएंगे? सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड बनाएंगे। सोलेनॉइड का मतलब क्या है समझो ध्यान। अब हमारे पास में हमने ये क्या बनाया था? हिस्टोन अष्टांग। क्या बनाया था बेटा? हिस्टोन अष्टांग बनाया था। 1 2 3 4 5 6 7 8। H2A H2A H2B H2B H3 H3 H4 H4 बनाया था बेटा। अब इसके ऊपर क्या पाया जा रहा है? अब इसके ऊपर पाया जा रहा है डीएनए का कितना कुंडलन? 2.25 कुंडलन डीएनए के। ये लो मित्रों, डीएनए के 2.25 कुंडलन यहाँ पे पाए जा रहे हैं। कन्फर्म हुआ। एक न्यूक्लियोसोम था। सपोज सेम ऐसा ही अपने पास में दूसरा एक और पड़ा अपने पास, ये और पड़ा हुआ है। इसके अंदर भी क्या पाए जा रहे हैं? हिस्टोन अष्टांग पाए जा रहे हैं। कह दो जी, इसके अंदर हिस्टोन अष्टांग पाए जा रहे हैं। इसके ऊपर क्या पाया जा रहा है? लग गया पता या नहीं लगा? अब इधर भी क्या है? इधर भी H1 हिस्टोन पाया जा रहा है। इधर भी H1 हिस्टोन पाया जा रहा है। इस तरीके से ये 6 होंगे। कितने होंगे बेटा? 2 न्यूक्लियोसोम को जोड़ने वाली इकाई क्या कहते हैं? एक न्यूक्लियोसोम, दूसरा न्यूक्लियोसोम, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठा। इस तरीके से सारे के सारे न्यूक्लियोसोम चेन में पड़े हुए हैं। 2 न्यूक्लियोसोम को जब आपस में ऐसी कौन सी इकाई है जो इसको जोड़ेगी? इसको बोलेंगे लिंकर डीएनए। क्या बोलेंगे बेटा? लिख लो फिर, देख क्या रहे हो। इसे लिंकर डीएनए कहा जाता है। क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए कहते हैं। क्वेश्चन आता है, सोलेनॉइड को यदि हम पृथक न्यूक्लियोसोम में बांट दें तो कौन सी स्थिति को हटाना पड़ेगा? लिंकर डीएनए को हटाना पड़ेगा। बिना लिंकर डीएनए के कभी सोलेनॉइड नहीं बन सकता। नहीं बन सकता। कन्फर्म हुआ? लिखो इसको, सोलेनॉइड। 6 न्यूक्लियोसोम आपस में लिंकर डीएनए की सहायता से जुड़ते हैं। लिंकर डीएनए की सहायता से जुड़ते हैं। ठीक है बेटा? किसने बताया था ये? क्लंग ने। किसने बताया था ये? क्लंग। क्लंग एक वैज्ञानिक था जिस बंदे ने सबसे पहले क्या बताया था बेटा कि सोलेनॉइड जो होता है वो 6 न्यूक्लियोसोम के आपस में जुड़ने पर बनता है। ठीक है बेटा? नेक्स्ट पेज पे चलो नेक्स्ट पेज पे। आप लाइव वीडियो के अंदर आप इसको देख लेना। ठीक है? आप थ्योरी वाला पोर्शन कर लो, डायग्राम के लिए इतना स्पेस छोड़ दिया करो। आप डायग्राम आप वहां पे आप कर सकते हो। अब देखो आगे हमने लिखा कि सोलेनॉइड के बारे में बताया। हमने कहा सोलेनॉइड का मतलब, क्लंग ने क्या कहा था? 6 न्यूक्लियोसोम के आपस में
जुड़ने पर क्या बनता है? सोलेनॉइड बनता है। सोलेनॉइड प्रक्रिया के अंदर अपने कह सकते हैं दो न्यूक्लियोसोम जो होते हैं आपस में किसकी सहायता से जुड़ेंगे? लिख देंगे यहां पे लिंकर डीएनए की सहायता से। लिंकर डीएनए की सहायता से ये आपस में जुड़ते हैं। कन्फर्म हुआ? लिंकर डीएनए का जो लिंकर डीएनए है हमारे पास में, ये कितना बड़ा होना चाहिए? कितना होना चाहिए? ये लगभग लगभग अपने क्या कह सकते हैं, 100 न्यूक्लियोटाइड से लगभग 200 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। 100 न्यूक्लियोटाइड से 200 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है जो सोलेनॉइड का निर्माण करता है। कन्फर्म हुआ बेटा? ये थे हमारे नॉर्मल गुणसूत्र के बारे में, आपके सिलेबस के अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्र के बारे में सामान्य अध्ययन। कन्फर्म हुआ? अभी हमारा टॉपिक चल रहा है नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है हमारा? विशिष्ट गुणसूत्र। हेडिंग डालिए बेटा। अगला हमारा क्वेश्चन आता है विशिष्ट गुणसूत्र, स्पेसिफिक क्रोमोसोम। ये कौन कौन से पढ़ोगे? नंबर 1 सबसे पहले पढ़ोगे आप इसके अंदर पॉलीटीन गुणसूत्र। पॉलीटीन गुणसूत्र के बारे में पढ़ोगे। दूसरा पढ़ोगे लैंप ब्रुश गुणसूत्र। तीसरा पढ़ोगे आप सहायक गुणसूत्र, एक्सेसरी क्रोमोसोम। सहायक गुणसूत्र कह सकता हूं, या मैं इसको कह सकता हूं बी गुणसूत्र भी कह सकता हूं। सहायक गुणसूत्र या बी गुणसूत्र भी कह सकता हूं। कन्फर्म हुआ? समझ में आया? ये 3 गुणसूत्र जो हैं ये मुख्य सिलेबस के अंदर नए टॉपिक हैं जो अपने को करने पड़ेंगे। ठीक है बेटा? अभी तक जो आपने क्रोमोसोम पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? वो हमारे प्राणियों का जो भी गुणसूत्र जो है उसके बारे में जो उसका अध्ययन होता है वो पूरी स्टडी मैंने आपको करवा दी है। थोड़ा सा रिपीट करवा रहा हूं, बताइएगा मेरे को, क्रोमोसोम की संरचना में हमें कितने भाग दिखाई देते हैं? नंबर 1 पेलिकल, गुणसूत्र की बाह्य झिल्ली जो होती है। नंबर 2 गुणसूत्र का तरल मैट्रिक्स। नंबर 3 काइनेटोकोर, गुणसूत्र बिंदु, सेंट्रोमियर या प्रोटीन डिस्क युक्त भाग कह सकता हूं। नंबर 4 पे क्या आएगा? क्रोमोनीमा, एक धागा। क्रोमोनिमेटा, 2 धागे। जहां 2 धागों ने आपस में क्रॉस किया वहां पाई जाने वाली संरचना क्रोमोमियर। क्या बेटा? क्रोमोमियर। क्रोमोमियर किसका निश्चित स्थल है? जीन का। कन्फर्म हुआ? उसके बाद में हम पढ़ेंगे प्राथमिक संकीर्णन स्थल। प्राथमिक संकीर्णन स्थल कहां पाया जाता है बेटा? सेंट्रोमियर, काइनेटोकोर अथवा गुणसूत्र बिंदु के नजदीक पाया जाने वाला भाग क्या कहलाता है? सेंट्रोमियर। ये पीछे गेट बंद करना, गेट बंद करना। ठीक है, फिर बात चलती है द्वितीयक संकीर्णन स्थल। क्रोमोसोम के ऊपर कितने स्थल पाए जाते हैं? द्वितीयक संकीर्णन स्थल 2 पाए जाते हैं। द्वितीयक संकीर्णन स्थल प्रथम कहां जुड़ेगा? जहां नॉर पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? नॉर पाया जाएगा। नॉर का पूरा नाम क्या है? न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन। नॉर का जुड़ना किसका जुड़ना है? केंद्र का या केंद्रिका का? केंद्रिका का जुड़ना है। यहां कौन कौन से गुणसूत्र ऐसी अवस्था दिखाते हैं? 13वां, 14वां, 15वां, 21वां और 22वां जोड़ी। कन्फर्म हुआ? नॉर के पश्चात बचा हुआ जो भाग है वो क्या कहलाता है? सैटेलाइट क्रोमोसोम। क्या कहलाता है? सैटेलाइट क्रोमोसोम या सेट क्रोमोसोम या सेट गुणसूत्र भी कहते हैं इसे। सेट का पूरा नाम क्या था? SAT का पूरा नाम क्या था? साइन एसिड थाइमोन्यूक्लियोनिको। कन्फर्म हुआ? ये इसका पूरा नाम। सब बात आ गई। इसी भाग को अनुषंगी डीएनए भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नहीं लिखा आपने, लिख लो वहां पे, ये नहीं लिखा शब्द आपने। इसे अनुषंगी डीएनए अथवा अति विशिष्ट स्थल कहा जाता है। अनुषंगी डीएनए लिख लो बेटा। अनुषंगी
डीएनए भाग या अति विशिष्ट स्थल, अति विशिष्ट स्थल भी कहा जाता है। आप क्या लिख सकते हो, गुणसूत्र में नॉर के पश्चात बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, अनुषंगी डीएनए या अति विशिष्ट स्थल कहलाता है। कंफर्म हुआ, समझ में आया। चलता हूं मैं द्वितीयक संकीर्णन स्थल सेकंड के पास में। द्वितीयक संकीर्णन स्थल द्वितीय, द्वितीयक संकीर्णन स्थल द्वितीय जहां पाया जाएगा वहां कौन से गुणसूत्रों की व्यवस्था मिलेगी, पहला, 10वां, 13वां, 16वां और वाई गुणसूत्र। मतलब आपका जो वाई गुणसूत्र है नर प्राणी का, वो द्वितीयक संकीर्णन प्रथम स्थल पे है या द्वितीयक संकीर्णन द्वितीय स्थल पे है। द्वितीयक संकीर्णन द्वितीय स्थल के ऊपर आपको क्या मिलेगा, वाई गुणसूत्र मिलेगा। यहां अगला क्वेश्चन आता है, गुणसूत्र के अंतिम ध्रुवीय खंड किसे कहते हैं, टीलोमियर को कहते हैं। किसको बोलते हैं, टीलोमियर को बोलते हैं। टीलोमियर खंड में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, टीलोमरेज एंजाइम पाया जाता है। टीलोमरेज एंजाइम की प्रवृत्ति कैसी होती है, आरएनपी, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। बात समझाइए बेटा, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन आता है, गुणसूत्र का आयुवन भाग कौन सा है, टीलोमियर खंड है। गुणसूत्र के अंतिम ध्रुवीय खंड कौन से हैं, टीलोमियर खंड है। इसमें कौन सा नाइट्रोजन क्षारक पाया जाएगा, इसमें गुआनिन नाइट्रोजन क्षारक मिलेगा। कौन सा मिलेगा, गुआनिन नाइट्रोजन क्षारक मिलेगा। गुणसूत्र के ऊपर पाया जाने वाला टीलोमियर खंड की क्या विशेषता है, इसकी विशेषता है कि ये एक से अधिक गुणसूत्रों को आपस में जुड़ने नहीं देता, गुणसूत्रों के युग्मन को क्या कर देता है, रोक देता है। ये सिस्टम है। जैसे जैसे हम बूढ़े होते जाएंगे हमारे गुणसूत्रों में पाया जाने वाला टीलोमरेज एंजाइम कम होता जाएगा। बात समझ में आई ध्यान से, टीलोमरेज एंजाइम कम होता जाएगा, इसीलिए इसे आयुवन या जीर्णता को प्रभावी या रोकने वाला एंजाइम भी कहा जाता है। क्रोमोसोम्स, कोशिकाओं की यंग अवस्था जो होती है, जवान प्रावस्था होती है, वो किसके कारण होती है, गुणसूत्र पर पाए जाने वाले टीलोमियर खंड के कारण। ये थे पूरे की पूरी सूचनाएं क्रोमोसोम के बारे में। अभी आज का टॉपिक है हमारा विशिष्ट क्रोमोसोम। विशिष्ट क्रोमोसोम में हम कितने गुणसूत्र पढ़ रहे हैं बेटा, 3 प्रकार के गुणसूत्र पढ़ रहे हैं। पहला कौन सा है, पॉलीटीन महागुणसूत्र, दूसरा लैंप ब्रश गुणसूत्र, तीसरा सहायक गुणसूत्र या बी गुणसूत्र कहते हैं। चल रहा हूं मैं नेक्स्ट पेज के ऊपर। पहला है पॉलीटीन गुणसूत्र, पॉलीटीन गुणसूत्र। एक बात ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे अच्छी तरीके से, पॉलीटीन गुणसूत्र के उपनाम क्या है, इसे बेटा महागुणसूत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे दैत्य गुणसूत्र भी कहा जाता है। ये लगे, इसे दैत्य गुणसूत्र भी कहा जाता है, महागुणसूत्र कहा जाता है। खोजकर्ता कौन थे बेटा इसके, इसके खोजकर्ता अपन किसको बोलेंगे, बाल बियानी को। किसको बोलेंगे बेटा, बाल बियानी। बाल बिरयानी मत लिख लेना, बाल बियानी को बोला गया। बाल बियानी विज्ञानी का नाम है। पॉलीटीन नाम किसने दिया, पॉलीटीन का नामकरण किसने किया था, वैज्ञानिक का नाम था कोहलर। क्या नाम था बेटा, कोहलर ने इसको क्या किया, नामकरण किया, नामकरण किया इसका। कन्फर्म हुआ। इसके खोजकर्ता बाल बियानी क्यों रखा गया। अब बात आती है इसकी खोज किसमें हुई, इसकी जो खोज थी जो वो कहां हुई थी, तो अपने क्या बोलेंगे, डिप्टेरा वर्ग के कीट, वर्ग के कीट। कौन सा कीट, ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला या मॉस्किटो, मच्छर, मच्छर की लार में देखा गया। कहां देखा गया बेटा, इसे लार में देखा गया। पहली बात ध्यान देना ही, ठीक है बेटा। मॉस्किटो के अंदर या ड्रोसोफिला मक्खी की लार के अंदर, मतलब उसके मुख में इसकी खोज हुई डिप्टेरा वर्ग के अंदर। कन्फर्म हुआ।
इसको व्यक्तीय महागुण सूत्र भी कहा जाता है। समझ आई बात ध्यान से बेटा? बाल बियानी क्यों बोला गया? इस गुण सूत्र के ऊपर कौन सी रिंग पाई जाती है? बोलेंगे बाल बियानी वलय पाई जाती है। बाल बियानी वलय उपस्थित होती है, और उपस्थिति का अध्ययन जो था वो सबसे पहले किसने किया था? बाल बियानी ने किया था। इसने गुणसूत्र पर पाई जाने वाली वलय को अपना नाम दे दिया, बोल दिया बाल बियानी वलय। कन्हैया लाल इसकी खोज करता तो लिख देता कन्हैया वलय। कार्तिक खोज करता तो लिख देता इसका नाम था कार्तिक वलय। ये लोड पड़ी है कि नाम जच्चे है कि कौन जच्चे है, अपने को तो पढ़ाना ही है। बात समझ में आई ध्यान से? तो इस बंदे ने अपना नाम दे दिया। ये है इसके प्रारंभिक प्रश्न। क्या है बेटा इसके प्रारंभिक प्रश्न? अब इस पॉलिटीन महागुण सूत्र के अंदर, पॉलिटीन जो महागुण सूत्र है, ये इसमें होता क्या है, क्या सिस्टम था इसके अंदर? अब देखो ध्यान से। अब इसके प्रेक्षण जब किया गया तो इसमें क्या प्राप्त हुआ? प्रेक्षण में क्या लिखोगे? इस प्रकार के जो गुणसूत्र हैं, इन गुणसूत्रों में इन्होंने क्या देखा? क्रोमेटिड अथवा क्रोमोनिमेटा। बेटा एक बात बताओ, ये जो मैं नाम बोल रहा हूं, सभी इन नामों का मतलब समझ रहे हो ना? क्रोमेटिड क्या है? क्या चीज है क्रोमेटिड? ये क्रोमेटिड है। क्या बोलेंगे? क्रोमेटिड। ए क्रोमेटिड। अर्थ बोल दूं आधा ऐसा उड़ जाएगा इसका। क्रोमेटिड अगर बोल दिया क्रोमोनिमेटा, तो इसमें पाया जाने वाला एक धागा या दो धागे? दो धागे। शाबाश, ये दोनों धागे जो है क्रोमोनिमेटा। पता लग गया बेटा? की संख्या एंडो रीडुप्लीकेशन हिंदी में पता क्या बोलते हैं बेटा इसको? अंत पुनः द्विगुणन। क्या बोलेंगे बेटा? अंत पुनः द्विगुणन प्रक्रिया द्वारा बढ़ जाते। बात समझ में आ गई ध्यान से बेटा? इनकी संख्या बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी। तो क्वेश्चन आता है, किस प्रकार के गुणसूत्रों में, सुन लो ध्यान से, किस प्रकार के गुणसूत्रों में एंडो रीडुप्लीकेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है? किसमें होती है बेटा? पॉलिटीन महागुणसूत्र में। ये नाम जो मैंने लिखा है, ये इसके अलावा आपको किसी भी गुणसूत्र के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। बेटा प्रश्न समझ में आ गया? मैंने क्या बोला है? मैंने ये बोला है कि किस प्रकार के गुणसूत्रों के अंदर अंत पुनः द्विगुणन, देखो अंत गुणसूत्र के अंदर, पुनः अपने आप, द्विगुणन 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, अपने आप ऑटोमेटिक क्या होगा? इसमें गुणसूत्रों की संख्या बढ़ती जाएगी। गुणसूत्रों की संख्या अपने आप बढ़ रही है, तो क्या इसको किसी प्रकार के विभाजन की आवश्यकता है? क्या इसमें कोशिका विभाजन होगा? होगा ही नहीं। कोशिका विभाजन क्यों करवाते हैं? गुणसूत्रों की संख्या को बांटने के लिए, नई कोशिकाओं का निर्माण करने के लिए। ये भाई साहब तो अपने आप ही कर रहा है, किसी कोशिका विभाजन की लोड़ ही नहीं है। तो नीचे अगला ऑप्शन क्या लिखोगे? इस प्रकार के गुणसूत्रों में कोशिका विभाजन जो होता है, विभाजन एब्सेंट होता है बेटा, होता ही नहीं है। ये कन्फर्म हुआ? समझ में आया? सामान्य गुणसूत्रों के अंदर कोशिका विभाजन की प्रक्रिया संपन्न होती है, लेकिन इस प्रकार के गुणसूत्र जो हैं, इनमें किसी भी प्रकार के कोशिका विभाजन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये इसके अधिकतर इसके क्वेश्चन है। पॉलिटीन के ऊपर इसके ऊपर क्वेश्चन लिखो। देखो ये हमारा टॉपिक हो गया पॉलिटीन का पहला। इसके ऊपर क्वेश्चन लिखो, क्या आएंगे? लिखो बेटा, पॉलिटीन के ऊपर क्वेश्चन लिखो। देखो इन गुणसूत्रों पर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, मैं इसको एक लाइन बनाकर बता देता हूं आपको मैं, है ना? इसका वर्क का वर्क हो जाएगा, क्वेश्चन तो आप समझ जाओगे इसको। इन गुणसूत्रों पर फूले हुए भाग, इन गुणसूत्रों पर कैसे फूले हुए, पहले एक बात बताओ, ये पेज सबने कर दिया, नेक्स्ट पे चलो। देखो
मैं तुम्हें चित्र से समझाता हूँ। देखो जैसे ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ऐसा क्रोमोसोम है पूरा का पूरा। यहाँ क्या मिलेगी बेटा आपको, यहाँ आपको कुछ इस तरीके से ना खुली हुई संरचना मिलेगी, ये वाली ऐसे, ये वाली संरचना मिलेगी। यहाँ क्या पाई जा रही है, यहाँ गहरे रंग की क्या पाई जा रही है बेटा, इसके ऊपर पट्टियां पाई जा रही है, ये पट्टियां पाई जा रही है ऐसी। इसके ऊपर कुछ आपको रिब्स मिलेंगी, पट्टियां मिलेंगी गुणसूत्रों के ऊपर। इन रिब्स को, इनको क्या बोलते हैं, वलय। क्या बोलते हैं बेटा, वलय। कौन सी वलय, अरे नाम बोलो, बाल बियानी वलय बोले, कन्फर्म हुआ। यहां पर ये जो फुली हुई संरचना पाई जा रही है, ये वाली इस तरीके से, इसको बोलते हैं पफ। क्या बोलते हैं बेटा, पफ। लिख लो, पफ क्या है, पफ एक फुली हुई संरचना है, फुली हुई संरचना है। इसमें क्या पाया जाता है, पफ के अंदर क्या पाया जाता है बेटा, mRNA संश्लेषण होता है बेटा। उतार क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन आया कि पफ नामक आकृति किस प्रकार के गुणसूत्रों पर बनती है, पॉलीटीन पर। बात समझ में आई, पफ नामक आकृति में किसका संश्लेषण होता है, mRNA का संश्लेषण होता है। तो ये आकृति जो है, फिर बोलेंगे बाल बियानी वलय, जो गहरे रंग की पट्टियां हैं, क्या बोलूंगा इसको मैं, ये गहरे रंग की पट्टियां हैं बेटा। ये गहरे रंग की जो पट्टियां होती है, ये आपको कहां दिखाई देने को मिल रही हैं, अपने बोलेंगे पॉलीटीन महागुणसूत्र के ऊपर। क्या बोलेंगे, पॉलीटीन महागुणसूत्र। महागुणसूत्र, इसमें डीएनए बहुत ज्यादा पाया जाता है बेटा। क्या बोलेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा डीएनए की पाई जाती है, महागुणसूत्र है, दैत्य गुणसूत्र है। इसे बोलते हैं बाल बियानी के द्वारा प्रदर्शित पॉलीटीन महागुणसूत्र। कंफर्म रहेगा, हमने बता दिया। एग्जाम्पल आता है अभी, किन जीवों में पाया जाता है, हम बोलेंगे डिप्टेरा। डिप्टेरा का मतलब क्या होता है, डिप्टेरा द्विपंखीय, द्विपंखीय डिप्टेरा। डिप्टेरा वर्ग किसका है, कीट महाप्रभाग का है। और कीट महाप्रभाग दुनिया में 80% प्रजातियां या जो जैविक विविधता है वो कौन से जीवों की है, वो कीट महाप्रभाग की है। दुनिया में सबसे बड़ा प्रभाग जो है वो कौन सा है, वो कीटों का प्रभाग है। और कीटों का प्रभाग कौन से संघ का लक्षण है, आर्थ्रोपोडा संघ का लक्षण है। इसका मतलब लक्षण है बेटा आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा का सबसे बड़ा वर्ग कीट वर्ग, जिसको बोलते हैं अपने इंसेक्टा वर्ग बोलेंगे। कन्फर्म हुआ, ठीक है बेटा। ये हो गया हमारा पहला पॉलीटीन महागुणसूत्र के बारे में। आज तक जितने भी प्रश्न आए मैंने सारे बता दिए। चलता हूं मैं सेकंड पेज के ऊपर, लगाओ कौन सा क्रोमोसोम आएगा अभी आएगा दूसरा। देखो नाम कितना है, लैंप। देखा लैंप, देखा लैंप कैसा होता है, लैंप ऐसा। पुराने टाइम के अंदर हमारे बुजुर्गों के पास में लालटेन हुआ करती थी। देखा उसका कांच कड़ा, देखा कभी, सही बताना आपने अपनी जिंदगी के अंदर कांच देखा है? मैंने देखा है, मैंने देखा है वास्तव में। जब छोटी क्लासों में थे तो पिताजी कभी खेत लेके जाया करते थे, तब नहीं थी बैटरी वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो मैंने भी अंतिम छोर देखा। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पुराने टाइम का हूँ, तो मैंने भी अंतिम छोर देखा मैंने इसका। तो ये हो गया लैंप का शीशा। इसके अंदर नीचे भी उसके ऊपर एक ढक्कन लगा करता था, यहाँ पे एक तार लगा होकर थी, यहाँ से आप उसको पकड़ सकते थे। यहाँ पे इसकी क्या जलती थी, आग जलती थी, यहाँ पे बर्नर जला करता था। ओके, रोज प्रतिदिन इस कांच के शीशे को, लैंप को साफ करना पड़ा करता था, क्योंकि उसमें राख जम जाया करती थी, काला धुआं जम जाया करता था। क्लियर? ये बोल रहे लैंप ब्रश, लैंप ब्रश, ब्रश क्रोमोसोम कहते हैं इसे, कहते हैं लैंप ब्रश, ब्रश क्रोमोसोम कहते हैं। खोजकर्ता कौन है बेटा इसके? सबसे पहले इसकी खोज आती है, इसके खोजकर्ता के बाद में आता है, खोजकर्ता है रुक्कर्ट। कौन है बेटा? रुक्कर्ट। रुक्कर्ट खोज करता है।
RUCKERT, रुकर्ट ने इसकी खोज की। किसने की थी बेटा? शार्क मछली की अंड कोशिका। कहां की थी बेटा? इसकी खोज हुई कहां थी? बोलेंगे शार्क मछली की अंड कोशिका के अंदर इसकी खोज की थी। अंड कोशिका के अंदर इसकी खोज की। अंड कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अंड कोशिका को कहते हैं oocyte। क्या कहा जाता है बेटा? oocytes कहा जाता है। ये मैंने शब्द इसलिए लिखा है, कभी जनन तंत्र के बारे में जब पढ़ेंगे तो वहां इन शब्दों का बड़ा प्रयोग होता है, oocyte के बारे में। अब बात आती है कि जो शार्क मछली है ये कैसा प्राणी है? देख लो, ये एक कशेरुकी की प्राणी है। कैसा प्राणी है बेटा? रीढ़ की हड्डी वाला प्राणी है। सुन लेना ध्यान से, इनमें रीढ़ की हड्डी इनकी जीवन की किसी न किसी प्रावस्था में आपको जरूर मिलेगी। स्पाइनल कोड मिलेगा इसके अंदर। कन्फर्म हुआ? कशेरुकी प्राणी। कशेरुकी प्राणी की क्या लिख दी हमने? अंड कोशिका। कशेरुकी प्राणी की अंड कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन बेटा? अर्धसूत्री विभाजन जो होता है, अर्धसूत्री विभाजन प्रथम। कौन सा बेटा? प्रथम की प्रोफेज प्रावस्था। प्रोफेज फर्स्ट प्रावस्था की डिप्लोटीन प्रावस्था, की डिप्लोटीन प्रावस्था प्रावस्था में खोजा गया, में देखा गया। ये लो, कन्फर्म हुआ? समझ आया? ये चीज किसमें पाई जाती है? लैम्ब्रश ब्रुश के अंदर पाई जाती है। खोज रुकट ने की थी। रुकट ने शार्क मछली यानी कि कशेरुकी प्राणी शार्क मछली की अंड कोशिका में की थी। अंड कोशिका में कौन सा विभाजन चल रहा था? अंड कोशिका में कौन सा विभाजन चल रहा था? अर्धसूत्री विभाजन प्रथम चल रहा था। अर्धसूत्री विभाजन प्रथम की कौन सी प्रावस्था थी? ये तो हमें पता ही है, प्रोफेज प्रथम प्रावस्था। प्रोफेज प्रथम प्रावस्था के अंदर डिप्लोटीन प्रावस्था के अंदर इसको खोजा गया। ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर कोई आपसे इसका साइज पूछ ले कि भाई इसका साइज क्या है, तो किताब एनसीईआरटी कहती है लगभग 800 से 1000 माइक्रोन, ये इसका साइज होता है। 800 से 1000 माइक्रोन इसका साइज होता है। कोई पूछ ले इसका डायग्राम कैसा बनता है? जैसे आप इसको यूं मत बनाओ, सिंपल सा बनाओ। डायग्राम आ गया, ये डीएन आ गया, ये लो, ये इसका डायग्राम। ऐसे होता है ब्रुश इसका, ऐसे ब्रुश होता है। लैंप को साफ करने वाला ब्रुश ऐसे ही होता है। बोतल को साफ करने वाला ब्रुश भी ऐसा ही होता है। एक तरफ क्या मिलेंगे आपको? इसके अंदर फाइबर के रेशे से मिलेंगे। वो जो रेशे पाए जा रहे हैं ना, ये वाले, ये रेशे क्या है बेटा? इसके क्या चीज होते हैं? रेशे। इन्हीं रेशों के अंदर अपने क्या बोलेंगे? लैंप ब्रश का बोला गया है। ये जो ब्रश स्ट्रक्चर है, ये वाली, मतलब इसमें गुणसूत्र के ऊपर पाए जाने वाली ये स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये ऐसी दिखाई देती हैं आपको। और ये स्ट्रक्चर जो होती हैं, तो बेसिकली इसकी एक तुलना की गई है कि आप लैंप को साफ करने में आप इसका इस्तेमाल करते हो, बोतल को साफ करने में आप इसका इस्तेमाल करते हो। सामान्यतः प्रश्न इसके ऊपर ये एक दो क्वेश्चन और लिखो इसके ऊपर। कई बार जेट के अंदर पेपर में क्वेश्चन आता है, लिखे इसके अंदर लैंप ब्रश के अंदर हमने लिख दिया कि शीशे को साफ करने वाले होते हैं। एग्जाम्पल लिखे इसके अंदर, आप लिखें। पहला काम तो लिखा जाएगा अभी इसका कार्य क्या है। आप लिखोगे आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण करने में। आरएनए तथा प्रोटीन का संश्लेषण करने में ये क्या काम कर रहा है बेटा? आरएनए और प्रोटीन का, आरएनए प्लस प्रोटीन का क्या कर रहा है बेटा? ये संश्लेषण कर रहा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है 19 के अंदर। जेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, भूलना नहीं, ठीक है। 19 में ये प्रश्न आया हुआ है कि जो लैंप ब्रश क्रोमोसोम जो होते हैं, इनका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? अपने बोलेंगे आरएनए और प्रोटीन के संश्लेषण करने में।
नंबर 2 पे लिख लो बेटा, अगर ये इस अंडे में पाए जा रहे हैं, डेफिनेटली बात है यदि इसमें आरएनए और प्रोटीन का निर्माण हो रहा है तो ये पीतक का निर्माण भी करेंगे। लिख लो, पीतक निर्माण, पीतक के निर्माण के अंदर भी ये सहायक होते हैं। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखो इसके ऊपर, लिखो इस प्रकार के गुणसूत्रों में, ये क्वेश्चन भी है और मैं टर्म के टाइप में आपको इसका एक लक्षण के रूप में आपको इस क्वेश्चन को करवा रहा हूं। इस प्रकार के गुणसूत्र के अक्ष के दोनों ओर, अक्ष के दोनों ओर, इधर भी इधर भी, अक्ष के दोनों ओर लूप अथवा फंदे पाए जाते हैं, लूप अथवा फंदे पाए जाते हैं। तो ये लूप है कहने का मतलब इसके ऊपर पाए जाने वाला, लूप अथवा फंदे पाए जाते हैं, फंदे पाए जाते हैं। ठीक है, जिसमें आरएनए और प्रोटीन पाया जाता है, मतलब डीएनए के दोनों तरफ आपको क्या मिल रहा है बेटा, आरएनए और प्रोटीन पाया जा रहा है। कैसे, ध्यानपूर्वक देखें, हमने लिखा था इस प्रकार की स्ट्रक्चर, ये हमारे पास में द्विकुंडित हमारा क्या पाया जा रहा है बेटा, ये डीएनए पाया जा रहा है, लिख दिया इसको कि ये हमारे पास में डीएनए है और डीएनए के इस तरीके से, इस तरीके से ये क्या पाया जा रहा है, ये लूप पाया जा रहा है। इसको बोला हमने ये लूप पाया जा रहा है, यहाँ पाया जा रही है, फंदे बोलते हैं, फंदा कहते हैं। इस लूप और फंदा लाइक स्ट्रक्चर के अंदर आपको क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको आरएनए प्लस प्रोटीन पाया जाता है। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि डीएनए को चारों ओर से किसने घेर रखा है, अरे किसने घेर रखा है, आरएनए तथा प्रोटीन ने घेर रखा है। कंफर्म समझ में आ गया, ये है लैंप ब्रश ब्रुश क्रोमोसोम। चलता हूं मैं तीसरे टाइप के ऊपर। तीसरा प्रकार हमारा है सहायक क्रोमोसोम, सहायक गुणसूत्र। खोजकर्ता कौन थे इसके, विल्सन। इसकी खोज किसने की थी बेटा, विल्सन ने की थी। विल्सन ने क्या बताया, विल्सन ने यह बताया कि इन गुणसूत्रों को बी क्रोमोसोम भी कहा जाता है। क्या नाम है इसका, उपनाम क्या बोलेंगे, उपनाम क्या है इसके, बी गुणसूत्र या बोलेंगे असेसरी क्रोमोसोम। कोशिका विभाजन में इनका कोई योगदान नहीं होता। ठीक है, लिख लो, कोई योगदान नहीं है, नो योगदान, कोई योगदान नहीं है इनका कोशिका विभाजन के अंदर। ये बनते किससे हैं, हम कह सकते हैं गुणसूत्रों के टूटे हुए खंड। क्या बोलेंगे बेटा, गुणसूत्रों के टूटे हुए खंड जो होते हैं उनको आप किस नाम से जानते हो, सहायक गुणसूत्र से कह सकते हो। सुनिए बात बेटा, और आप इसको बी क्रोमोसोम या एसेसरी क्रोमोसोम कह सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा ये कितने छोटे हो सकते हैं, हम कहेंगे गुणसूत्र बिंदु के नजदीक के टूटे हुए भाग। इतना फालतू लिखने की लोड़ नहीं है, इतना काफी है यार। ठीक है, फालतू मत लिखना, बहुत है, कभी नहीं इसके ऊपर क्वेश्चन आया कभी, लेकिन सिलेबस के अंदर है, मुझे लिखाना पड़ा, इसके ऊपर कभी क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑप्शन में आ जाएगा बिल्कुल ही। पूछा जा सकता है कि निम्न में से विशिष्ट गुणसूत्रों की श्रेणी में शामिल है, तो बताओ भाई विशिष्ट गुणसूत्र कौन कौन से थे, पॉलीटीन, लैंप ब्रश गुणसूत्र, सहायक गुणसूत्र। इसके अलावा जो गुणसूत्र होंगे वो कौन होंगे, वो मुख्य गुणसूत्र होंगे जो भी होंगे। विशिष्ट गुणसूत्रों में ये तीन ही है, चौथा नहीं पढ़ना, याद रखोगे। आगे चलता हूँ, अगले टॉपिक पे चलता हूँ, देखो ध्यान से देखो। अब एक लास्ट टॉपिक, मात्र 2 ही शब्द आएंगे उसके अंदर। अब हम प्राणियों में क्रोमोसोम कैसे हो सकते हैं, तो मैंने क्वेश्चन लिखा, प्राणियों के अंदर जो गुणसूत्र पाए जाते हैं ये कैसे हो सकते हैं, सुनो ध्यान से। प्राणियों में पाए जाने वाले गुणसूत्र बेसिकली 2 प्रवृत्ति के होते हैं। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, हमने बोला, एक को बोल दिया लिंग गुणसूत्र, ओके, एक को बोल दिया अलिंग गुणसूत्र, अलिंग गुणसूत्र कह दिया। सुनते जाए पहले ध्यान से, इसको बोल दिया हमने सेक्सुअल क्रोमोसोम, सेक्सुअल क्रोमोसोम। इसको हमने कह दिया एसेक्सुअल क्रोमोसोम, एसेक्सुअल
क्रोमोसोम कह दिया। कंफर्म बेटा? आगे ध्यानपूर्वक देखें, अलिंग गुणसूत्रों का दूसरा नाम क्या है? क्या बोलेंगे इसे अपने? कायिक गुणसूत्र। क्या बोलेंगे बेटा? कायिक गुणसूत्र बोलेंगे। इसका तीसरा नाम क्या? इसको अपन दैहिक गुणसूत्र भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? दैहिक गुणसूत्र भी बोलेंगे। कन्फर्म हुआ? इसको हम कायिक गुणसूत्र कहते हैं, इसको हम दैहिक गुणसूत्र कहते हैं, इसे हम अलिंग गुणसूत्र कहते हैं। इसका एक नाम और है, इसे हम ऑटोसोम के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं बेटा? ऑटोसोम के नाम से भी जानते हैं। ये ऑटोसोम। और ऑटोसोम नाम के लिए जेट में 5 से 10 बार क्वेश्चन आ चुका है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है ऑटोसोम के बारे में। कंफर्म रहेगा बेटा? ऑटोसोम का नाम, दूसरा नाम क्या है? कायिक। ऑटोसोम का दूसरा नाम क्या है? दैहिक गुणसूत्र। ऑटोसोम का दूसरा नाम क्या है? अलिंग गुणसूत्र। एक ही चीज है। पहला काम सुनो ध्यान से, अलिंग गुणसूत्र जो है, ए सेक्सुअल क्रोमोसोम जो है, इनके बारे में एक मत है कि इनकी संख्या कितनी होती है। बताओ बेटा मेरे को, कौन बताएगा कितनी संख्या होती है? आप में कितने गुणसूत्र पाए जा रहे हैं ये बता दो। कितने पाए जा रहे हैं? कितने पाए जा रहे हैं? आप में पाए जा रहे हैं 46 गुणसूत्र पाए जा रहे हैं। देखते हैं ना ध्यान से, आपके अंदर 46 क्रोमोसोम। कितने जोड़ी हैं भैया? कितने जोड़ी हैं? 23। तो अपने बोलेंगे 23 जोड़ी क्रोमोसोम हमारे अंदर पाए जा रहे हैं। अब अलिंग गुणसूत्र कितने हैं और लिंग गुणसूत्र कितने हैं, ये कौन बताएगा? मैं, तेरे अंदर कौन सा क्रोमोसोम है? अकेला वाई या एक्स वाई? आपके अंदर कौन सा है? डबल एक्स। एक्स एक्स बोल दो। अब एक्स 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 वाई, दो तेरे, दो तेरे। इसमें तेरा मेन क्रोमोसोम तो वाई है, आपका मेन क्रोमोसोम क्या है? एक्स है। साथ में पाया जाने वाला जो एक्स है वो तो वैसे ही है। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब, इस 46 गुणसूत्र में लिंग गुणसूत्र की संख्या कितनी होगी? इसके तो कुछ मैंने नाम लिखवाने हैं, इसलिए मैंने इसको छोड़ा हुआ है। अलिंग क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी? कौन बताएगा? हिम्मत करके बताओ फटाफट। कितनी संख्या होगी? अलिंग, लिंग की पूछ रहा मैं, अलिंग की पूछ रहा हूं। कितने होंगे? 44 गुणसूत्र। कितने होंगे ये? 44 गुणसूत्र होंगे बेटा। ये लो, ये होते हैं 44 गुणसूत्र। अगर ये 44 क्रोमोसोम है तो कितने जोड़ी हैं? अरे बोलो, ये 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं। याद रखोगे? नहीं भूलोगे? अब पीछे कितने बच गए? एक जोड़ी, यानी कि कितने क्रोमोसोम? 2 गुणसूत्र। पहले तो ये उतार लो, अब इसको समझो। लिंग गुणसूत्र का दूसरा नाम बोल दिया सेक्सुअल क्रोमोसोम। तीसरा नाम क्या है? एलोसोम के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? एलोसोम गुणसूत्र कहा गया है। संख्या कितनी है बेटा इनकी? अपन कह सकते हैं एक जोड़ी, यानी कि 2 गुणसूत्र। कितने गुणसूत्र बेटा? 2 गुणसूत्र। कौन कौन से हैं ये मिलेंगे आपको। एक्स एक्स क्या है? ये मादा। और यदि मैं इधर बात करता हूं एक्स वाई, तो ये क्या है बेटा जी? नर। समझ आ गया? अब आपका कोशिकांगों में हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और केंद्रक में पाए जाने वाले क्रोमेटिन पदार्थ अंतरा प्रावस्था में, जैसे ही वो सघन हुए कौन सी प्रावस्था में दिखाई देंगे? मेटाफेज में। जैसे ही आप उसकी विशिष्ट आकृति का अध्ययन करोगे कौन सी अवस्था में दिखाई देंगे? एनाफेज में। खत्म हो चुके हैं टॉपिक। अब लगाओ अगले नए पेज के ऊपर अंतःझिल्ली तंत्र, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। यहां तक बेटा मैं आपको 3 कोशिकाओं अच्छी तरीके से पढ़ा चुका हूं। अब ये केंद्रक या ये गुणसूत्र आपको अनुवांशिकी में नहीं पढ़ने पड़े। अब ये गुणसूत्र या अनुवांशिकी के बारे में या केंद्रक के बारे में आपको अनुवांशिकी अभियांत्रिकी में भी दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? 3 यूनिटों का मैटर एक में ही करवा दिया मैंने इसके अंदर। आपको कन्फर्म रहेगा? अगर आप करोगे भी
तो आपको कम से कम इसके बारे में जानकारी होगी, आपको पहले इसके बारे में नॉलेज होगी इसके बारे में, ठीक है। तो अभी चल रहा हूं मैं सेकंड, हमारा दूसरा पार्ट एकल झिल्ली युक्त कोशिकांगों के ऊपर। सभी ने उतार लिया तो मैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलूं। अब बेटा मेरी बात सुनो, जैसे मैं करा रहा हूं ना, बस ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, कोई बीच में भाषा नहीं लिखनी, बस पेपर आएगा यहीं से आएगा। चलता हूं आगे, अब देखें ध्यान करो। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हमने दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग सारे कर दिए, अभी हम चलेंगे सिंगल सेल एकल कोशिका वाले। एकल, हेडिंग लगाओ बेटा नए पेज के ऊपर, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन से सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? ये प्लाज्मा झिल्ली के कौन से मॉडल को बताता है? ये कौन से, कौन सा? इकाई कला प्रारूप मॉडल। कौन सा मॉडल बेटा? इकाई कला प्रारूप मॉडल। रॉबर्टसन ने क्या कहा था कि बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जिनके ऊपर एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होते हैं, बहुत सारे कोशिकांग होते हैं जिनके ऊपर दो झिल्लियां पाई जाती हैं, लेकिन सर्वमान्य सिद्धांत कौन सा था? तरल मोज़ेक सिद्धांत, लिक्विड फ्लूइड मॉडल बाय सिंगर व निकोलसन का, यही था, यही था। गुलाब जामुन मॉडल बोलते हैं, समुद्र के ऊपर आइस या बर्फीले द्वीप का मॉडल भी इसे कहा जाता है, ये था ना। चलता हूं, एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग। एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग का एक ट्रिक है, इसको एक नाम से जाना गया, सुनते जाएं ध्यान से। इसे कहा जाता है अंतः झिल्ली तंत्र। क्या कहा जाता है बेटा इसे? अंतः झिल्ली तंत्र, या हम कह सकते हैं इसे एंडो मेम्ब्रेन। एक बच्चे ने एक पेपर के दौरान मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम किसे कहते हैं, तो ये समझ लो कि एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का संबंध एकल झिल्ली युक्त कोशिकांगों के साथ है, दोहरी झिल्ली के साथ में इसका कोई लेन देन नहीं। बात समझ में आ गई? इनका कोई लेन देन नहीं है, इनका लेन देन किसके साथ में है? केवल सिंगल लेयर के साथ, ठीक है। तो अपने बोल सकते हैं सिंगल लेयर ऑर्गेन्स या सेल्यूलर ऑर्गेन्स, सिंगल लेयर सेल्यूलर ऑर्गेन्स कोशिकांगों के ऊपर, ठीक है ना, ऑर्गेनली के ऊपर। तो अंतः झिल्ली तंत्र को कहा जाता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का भावार्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है? अर्थ देखो बेटा, इसका मतलब क्या है? इस तंत्र में जितने भी कोशिकांग हैं, समस्त कोशिकांगों के कार्य आपस में जुड़ते हैं, कोशिकांगों के कार्य आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। ये बात ध्यान देना बेटा, पहली बात कि इनके ये ऐसे कोशिकांग हैं बिना एक दूसरे की सहायता के बगैर कोई काम नहीं कर पाएंगे, इनका काम आधा अधूरा रह जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ये 4-5 प्रकार के ठग हैं, इनकी चोरी छप्पा जो काम चलता है वो सारे बराबर चलेंगे, मिलजुल के काम करेंगे। अब इस तंत्र में सिस्टम कैसे है देखो, नंबर वन पे हमने न्यूक्लियस पढ़ दिया था बेटा। तो ये एक तंत्र में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा इसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा इसे? अंतःप्रदावी जालिका। इसके नीचे या इसके ऊपर कह दो आप, क्या मिलेगा इसके साथ में? क्या मिलेगा? गोल्जी बॉडी, इसको कह सकते हैं अपन गोल्जी काय। क्या कह सकता हूं बेटा मैं? गोल्जी काय। इसके नीचे क्या मिलेगा आपको? लाइसोसोम, लयन काय। इसको हिंदी में लयन काय या लाइसोसोम के नाम से भी जाना जाता है। नीचे क्या मिलेगा इसके अंदर आपको? रिक्तिका, या मैं कह सकता हूं वैक्यूल। क्या मिलेगा बेटा? वैक्यूल्स कह सकता हूं, आशय कह सकता हूं, इत्यादि। ये समस्त संरचनाएं एक के साथ एक क्रमानुसार पाई जाती हैं, इनको कहा जाता है अंतः झिल्ली का तंत्र। क्या कहा जाता है? अंतः झिल्ली का तंत्र। शॉर्ट ट्रिक बनाई है मैंने इसको आप G+ER+L+V की श्रेणी में भी डाल सकते हैं। भी मैंने वैक्यूल मैंने रिक्तिका। कन्फर्म हुआ बेटा? आप इसको ये कह सकते हो कि ये समस्त कोशिकांग एकल झिल्ली वाले कोशिकांग हैं,
और इनके समस्त कोशिकांगों के कार्य आपस में क्या रहते हैं बेटा, जुड़े हुए पाए जाते हैं। कन्फर्म रहेगा। अभी मैं चल रहा हूं नेक्स्ट पेज के ऊपर, थोड़ा सा आपको स्क्रीनिंग दिखाता हूं इसकी मैं भी, ओरिजिनलिटी में ये दिखाई देते कैसे हैं, और वो डायग्राम आप रफली अपनी कॉपी के अंदर बना लीजिएगा। चलो आगे देखो, सबसे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ चुके हैं, हमने पढ़ा क्या पढ़ा बेटा आपने, न्यूक्लियस पढ़ दिया, केंद्रक पढ़ दिया। हमने पढ़ा था कि केंद्रक के ऊपर क्या पाई जाती है, दोहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली हो गई। डबल लेयर पाई जा रही है। ये क्या आ गई अपने पास में, ये स्ट्रक्चर किसकी होती है, ये अंतःप्रदवी जालिका की है, इसकी है बेटा, ये अंतःप्रदवी जालिका की स्ट्रक्चर आ गई। तो नीचे क्या आया, न्यूक्लियस, इसके ऊपर क्या आ गई, अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका के ऊपर क्या मिलेगा आपको, गोल्जी बॉडी मिलेगी। क्या मिलेगी, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के ऊपर क्या मिलेगा आपको, लाइसोसोम मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, लाइसोसोम मिलेगा। और लाइसोसोम के अंदर मिली हुई क्या आपको क्या मिलेंगी, आपको कुछ वैक्यूल्स मिल जाएंगी। ये लो जी, कुछ वैक्यूल्स मिल जाएंगी, रिक्तिकाएं मिल जाएंगी। और सबसे बाहर की और क्या है, क्या है बेटा, ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है बेटा, ये प्लाज्मा झिल्ली। अब एक चीज को समझे आप, प्लाज्मा झिल्ली बैठा है इसके ऊपर, प्लाज्मा झिल्ली पाई जाएगी। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले नीचे केंद्रक, केंद्र के ऊपर अंतःप्रदवी जालिका, अंतःप्रदवी जालिका के ऊपर क्या है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी बॉडी के ऊपर आ गया लाइसोसोम और वैक्यूल। दो चीजें कन्फर्म ध्यान देना, लाइसोसोम की कोई आकार नहीं होता, इसका आकार नहीं होता। ये क्या है, ये तो तीव्र जल अपघटनी एंजाइम है। क्या है ये, तीव्र जल अपघटनी एंजाइम है, कोई आकृति नहीं है इसकी। अब बताऊंगा मैंने ऐसा क्यों बोल रहा हूं कि इसकी आकृति क्यों नहीं है। फिर ऊपर पढ़ दिया वैक्यूल, वैक्यूल क्या है, रिक्तिका, गोल्जी बॉडी के अंदर ही होती है। ये तो गोल्जी बॉडी के अंदर भी मिलेगी, अंतःप्रदवी जालिका के अंदर भी मिलेगी। सीधी बात बताऊं तो केंद्रक के ऊपर अंतःप्रदवी जालिका, इसके ऊपर गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी एक ऐसा कोशिकांग है जिसके ऊपर किसी दूसरे कोशिकांग का स्तर नहीं होता। सुन गई बात ध्यान से, मतलब गोल्जी बॉडी डायरेक्ट किसके संपर्क में होती है, अरे किसके संपर्क में होती है बताओ ना, प्लाज्मा झिल्ली के संपर्क में होती है। तो सर आपने लाइसोसोम ये क्यों लिखा, भाई लाइसोसोम एंजाइम है, कहीं भी हो सकता है। इसकी सहायता के बगैर ना तो कोई तरल पदार्थ प्लाज्मा झिल्ली के आर पार जा सकता है, ना बाहर आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। क्वेश्चन पढ़ा था हमने, प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा तरल पदार्थों को ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, पिनेकोसाइटोसिस, पिनो नहीं पिनेकोसाइटोसिस। अब वो जब अंदर ग्रहण करेगी तो प्लाज्मा झिल्ली के खुद के जो एंजाइम काम कर रहे हैं, कितने प्रकार के, कितने प्रकार, 30 प्रकार के। कितने प्रकार के, लाइसोसोम में कितने होते हैं, 50 प्रकार के। कितने प्रकार के, माइटोकॉन्ड्रिया कितने होते हैं, 70 प्रकार के। कितने प्रकार के, 70 प्रकार के। बात समझ में आ गई ध्यान से। तो एक प्रकार से प्लाज्मा झिल्ली के जो एंजाइम पाए जा रहे हैं वो एंजाइम किस प्रवृत्ति के हैं, लाइसोसोम प्रवृत्ति के हैं। इसी की सहायता से प्लाज्मा झिल्ली तरल पदार्थ को अंदर लेती है। सपोज ठोस पदार्थ आ रहा है तो ठोस पदार्थ को प्लाज्मा झिल्ली किसकी सहायता से अंदर लेगी, फैगोसाइटोसिस, भक्षण करेगी। तो भक्षण का काम भी तो तभी करेगी ना जब उसके पास में लाइसोसोम प्रवृत्ति के एंजाइम पाए जाएंगे। बिना लाइसोसोम प्रवृत्ति के एंजाइम होने के कारण प्लाज्मा झिल्ली कुछ भी नहीं कर पाएगी। बात समझ में आ गई। तो प्लाज्मा झिल्ली जो बाहर से पदार्थ अंदर ले रही है ना, वो लाइसोसोमों की सहायता से ले रही है। तो लाइसोसोम क्या है, कोई आकृति नहीं होती, बहुरूपी है, एंजाइम है। ये तो क्या है बेटा, ये
एंजाइम है, खाली दानियों के रूप में, जल दानी के रूप में, खाद्य दानी के रूप में, वायु दानी के रूप में, रिक्तिका के रूप में, किसी भी रूप में पाया जा सकता है। ठीक है, तो हाँ, इनका काम होता है, इसलिए मैंने इसको साथ में जोड़ दिया। अंतःप्रदवी जालिका से समस्त विशिष्ट अविशिष्ट पदार्थ या बोल दो अपशिष्ट पदार्थों को किसने ग्रहण किया? गोल्जी बॉडी से ये पदार्थ किसकी सहायता से कहां पे गए? लाइसोसोम में। लाइसोसोम ने क्या कर दिया? खाली लिफाफा लिया, बाहर फेंक दिया। घर पे जब कचरा साफ करते हो, आप बताओ, क्या कचरे को हाथ से पकड़ के सीधा यूं मारते हो क्या बाहर? किसमें पैक करते हो? लिफाफे में करते हो ना पैक, लिफाफे में। वो लिफाफा क्या है? रिक्तिका। और प्लाज्मा झिल्ली क्या है? तुम्हारे घर का आंगन। तुमने लिफाफे में पैक किया, बाहर सफाई कर्मचारी आया और डाला उसकी ट्रॉली के अंदर, गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर गया। बाहर से कोई बंदा जब अंदर भी आएगा तो कैसे आएगा? ऐसे आएगा। बारिशें तेज हो रही हैं, इस कमरे को चारों तरफ से बंद है, 10 दिन लगातार बारिश हो रही है, पानी कहां से आएगा? टपक टपक के आएगा। क्यों? क्योंकि इस मकान की प्लाज्मा झिल्ली ने पानी को अवशोषित करना चालू कर दिया है। आज 2-3 दिन पहले जो 12-13 घंटे लगातार बारिश हुई है, लोगों की मकानों के अंदर सीलन आ चुकी है। वो सीलन क्यों आई है? समझ लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कारण आई है, तरल पदार्थों के कारण आई है। यहाँ पर भी आई पड़ी है, देख लो किसी कारण आई हुई है। तो ये भी तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है जो उसको सोख रही है, अंदर ले रही है पानी को। कोई बाहर से ईंट तो अंदर नहीं आ गई, नहीं आई ना, पानी आया ना अंदर। अब ईंटें कैसे आएंगी जब ये लगातार सारी ईंटें नीचे आ जाएंगी? मैं बाहर निकल दूंगा, आप सारे नीचे अंदर हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये कारण होता है। तो हम कह सकते हैं गोल्जी बॉडी और प्लाज्मा झिल्ली के बीच में कोई भी कोशिकांग नहीं होता। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। ऐसा कौन सा कोशिकांग है, सुनो ध्यान से, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसके ऊपर किसी दूसरे कोशिकांग का आवरण नहीं पाया जाता? गोल्जी बॉडी ऐसा कोशिकांग है जो डायरेक्ट प्लाज्मा झिल्ली के साथ में संपर्क रहता है। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन। क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिसमैन, सफाई कर्मचारी, मिडिल मैन ऑफ ए सेल, ठीक है ना, पुलिसमैन ऑफ ए सेल। ये सारे काम कौन निभाता है? गोल्जी बॉडी निभाता है। कन्फर्म हुआ? तो हमने लिख दिया अंतः झिल्ली का। प्रश्न कैसे आएगा? अंतः झिल्ली का तंत्र में कौन सा कोशिकांग नहीं पाया जाता? तो देख लो ध्यान। अंतःप्रदवी जालिका होती है, गोल्जी बॉडी होता है, लाइसोसोम भाई ये भी होता है, और कौन सा? रिक्तिका, वैक्यूल ये भी होती है। ठीक है, इनके अलावा जो भी कोशिकांग होगा वो अंतः झिल्ली का तंत्र का भाग नहीं माना जाएगा। कन्फर्म हुआ? समझ में आया? आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं गोल्जी काय। करवाने को तो पहले मैं आपको अंतःप्रदवी जालिका करवा दूं, लेकिन पहले ये करवाऊंगा। इसके बहुत सारे भाग इसके अंदर पढ़ लोगे। ठीक है बेटा, चलो बेटा हेडिंग डाल। गोल्जी बॉडी, सुनो बेटा ध्यान से। पहले गोल्जी बॉडी को हमने कहा गोल्जी काय। ठीक है बेटा, गोल्जी काय के बारे में ये बोला गया कि इसके खोजकर्ता कौन है। सबसे पहले इसकी बात आती है खोज के ऊपर, इसकी डिस्कवरी के ऊपर आती है। तो क्या बोलेंगे? कैमिलियो गोल्जी। क्या बोलेंगे बेटा? कैमिलियो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। कैमिलियो गोल्जी इसके खोजकर्ता थे। इसकी खोज कहाँ पे हुई थी? यदि इसकी खोज के बारे में पूछा जाए, इसकी खोज कहाँ हुई थी, कहाँ देखा था इसको बेटा, तो अपन क्या बोलेंगे? उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं। किसके अंदर बेटा? उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं। ये लो जी, तंत्रिका सेल में खोजा। इस लाइन को देखकर क्या चीज समझ में आई? मैं प्रश्न लिख रहा हूं, गोल्जी काय को सर्वप्रथम किसमें खोजा गया? प्राणियों में या पादपों में? क्यों बोला प्राणियों में? उल्लू क्या है? उल्लू एक एनिमल है। बात समझ में आ गई बात बेटा? तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि गोल्जी काय मुख्यतः किसके अंदर बहुतायत मात्रा में मिलेगा? ये लो बेटा, हमने लिख दिया भाई, ये एनिमल सेल के अंदर प्राणी कोशिका में आपको क्या मिलेगा? बहुतायत मिलेगा, बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। कन्फर्म हुआ?
अभी आप में से एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर फिर पादप कोशिकाओं में, तो पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय को क्या कहा जाता है, कौन बताएगा, बताओ मेरे को फटाफट, मैंने बताया हुआ है डिक्टियोसोम। क्या बोलेंगे, डिक्टियोसोम। पादप कोशिकाओं में मुख्य गोल्जी काय जैसी कोई संरचना नहीं होती, लेकिन गोल्जी काय की समान संरचना जरूर पाई जाती है। बात समझ में आई ध्यान से कि पादप कोशिकाओं में मुख्य गोल्जी काय जैसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन पादप कोशिकाओं के अंदर इनके समान कुछ संरचनाएं मिलती हैं। तो क्वेश्चन आएगा, प्लांट सेल की बात करूं मैं, यदि मैं अपने पादप कोशिकाओं की बात करें तो पादप कोशिकाओं के अंदर जो गोल्जी काय पाया जाता है उसका नाम क्या है, उसका नाम है डिक्टियोसोम। क्या बोलेंगे बेटा, डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम कहते हैं। डिक्टियोसोम का दूसरा नाम है पादप गोल्जी काय। पादप गोल्जी काय के नाम से इसको जाना जाता है। आप में से कौन सा शूरवीर है जो मुझे ये बताएगा कि पादप गोल्जी काय डिक्टियोसोम कौन से कोशिका भित्तीय पदार्थों का संश्लेषण करता है, जिससे पूछूंगा बताना। मेरा प्रश्न है कि बीच वाले लाइन के जो तीन बैठे हुए हैं कार्तिक तेरे पड़ोसी, आप तीनों में से मुझे ये बताओ कि हमने एक कोशिका भित्तीय पदार्थ पढ़े थे, याद है ना आपको सारे के सारे, कितने प्रकार के थे, पहले प्रकार बताओ, नाम नहीं बताने, संख्या बताने, कितने हैं, कितने हैं बेटा, वो 6 पदार्थ हैं। उन 6 में से 4 पदार्थों का निर्माण कौन सा कोशिकांग करता है, बताओ आप। बेटा घर पे जाके पढ़ते नहीं क्या, कार्तिक घर पे पढ़ता नहीं क्या, कौन सा करता है बेटा बताओ। हाँ जी, पीछे वाला लाइन को बताएगा कौन सा कोशिकांग 4 कोशिका भित्तीय पदार्थों का संश्लेषण करता है। आगे वाले तीनों बच्चों में बताओ। पैक्टिन, लिग्निन, कौन करता है संश्लेषण का, ये करता है। कौन करता है, ये करता है कौन, पादप गोल्जी काय। कौन कौन से पदार्थ है बेटा वो बताओ मेरे को। पहला कौन सा है, सेल्यूलोज। दूसरा कौन सा है, हेमीसेल्यूलोज, ये लो जी हेमीसेल्यूलोज। तीसरा कौन सा है, पैक्टिन। चौथा कौन सा है, लिग्निन, ये लो बेटा। ये वो कोशिका भित्तीय पदार्थ हैं जिनका संश्लेषण कौन करता है, पादप गोल्जी काय। पादप गोल्जी काय का क्या नाम है, डिक्टियोसोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इनका संश्लेषण कर रहा है। ये लो लिख दो यहाँ पे, ये संश्लेषण कर रहा है, संश्लेषण करता है। समझ आ गई, कन्फर्म हो गया। गोल्जी काय के बारे में चल रहा है। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ये कोशिकांग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके उपनाम ही बहुत सारे हैं, कंफ्यूज हो जाओगे, पकड़ा जाओगे आप, इतने इसके नाम है। तो अगली हमारी हेडिंग क्या चल रही है बेटा, इसके उपनाम। गोल्जी काय के उपनाम क्या है, याद रखना। इधर सुनो, ये उपनाम नहीं है, ये पादप गोल्जी काय है। बात समझ में आ गई। जो अभी उपनाम लिखाऊंगा वो सारे के सारे नाम जंतु कोशिका के लिए यूज होंगे, पादप कोशिका के लिए यूज नहीं होंगे। पादप कोशिका के लिए यूज होने वाले नाम कौन सा है, केवल डिक्टियोसोम। बात समझ में आई। चलो उपनाम लिखो बेटा इसके अंदर। पहला तो लगा लो कि ये सीयूटी और जेट के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अभी सुन लो ध्यान, उपनाम लगाओ बेटा। नंबर 1 लिखो, यहां पे लिखो गोल्जी बॉडी। पहला नाम गोल्जी बॉडी। दूसरा नाम लिखो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स लगाओ बेटा, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। फिर लिखो डाल्टन कॉम्प्लेक्स, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, डाल्टन कॉम्प्लेक्स, डाल्टन कॉम्प्लेक्स। बेकर्स बॉडी, अगला नाम लिखो बेटा बेकर्स बॉडी भी कहते हैं इसे, बेकर्स बॉडी। ठीक है, बेकर्स बॉडी। फिर लिखो आइडियोसोम, आइडियोसोम,
इसका अगला नाम क्या है बेटा? आइडियोसोम। क्वेश्चन में आया हुआ है ये, आइडियोसोम। आइडियोसोम भी बोलते हैं इसे। अगला नाम लिखो बेटा, अगला नाम लिखो, इसको ट्रोफोस्पोंजियम के नाम से भी जानते हैं। ट्रोफोस्पोंजियम, ट्रोफोस्पोंजियम के नाम से भी इसे जाना जाता है। लिख लो नाम, ट्रोफोस्पोंजियम। लिख दिया। अब एक नोट लगा के क्वेश्चन लिखो बेटा, एक नोट लगा क्वेश्चन लिखो। लिखो, गोल्जी काय, गोल्जी काय एकमात्र ऐसा कोशिकांग है, एकमात्र कोशिकांग है जिस पर किसी दूसरे कोशिकांग, जिस पर किसी दूसरे कोशिकांग का घेरा नहीं पाया जाता, घेरा नहीं पाया जाता, घेरा नहीं पाया जाता। ठीक है बेटा, इसीलिए इसको एक नाम दिया गया है, गोल्जी काय को आधारीय पदार्थ भी बोला गया है। क्या बोला गया बेटा? इसे आधारीय पदार्थ या जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? जोन ऑफ एक्सक्लूजन, जोन ऑफ एक्सक्लूजन भी कहा जाता है। आधारीय पदार्थ है इसे आधारीय पदार्थ भी कहा जाता है। ठीक है, आधारीय पदार्थ कहते हैं। इसके लिए अपन कह सकते हैं, मतलब आपको बोलूं, ये आगे लिखो स्टार लगाकर, प्लाज्मा झिल्ली से, प्लाज्मा झिल्ली से सीधा संपर्क स्थापित करता है, सीधा संपर्क स्थापित होता है बेटा। ऐसा लिख लो, प्लाज्मा झिल्ली के साथ सीधा संपर्क स्थापित करता है, संपर्क स्थापित करता है। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात बेटा? अगली बात बताऊं आपको मैं, गोल्जी बॉडी के लिए एक चीज और बोली गई है। गोल्जी बॉडी के अंदर वसा अथवा लिपिड जो होती है ना बेटा, लिपिड, ये ज्यादा होती है। इसकी मात्रा कितनी होती है बेटा? मात्रा अधिक होने के कारण, मात्रा अधिक होने के कारण गोल्जी बॉडी को एक नाम दिया गया है, लिपोकॉन्ड्रिया। क्या नाम दिया गया बेटा? इसको लिपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, लिपिड संचयन, लिपिड स्टोरेज का करने वाला कोशिकांग जो होता है उसे लिपिड स्टोरेज के लिए भी इसका नाम बोला गया है। अब आप इसमें डालोगे स्ट्रक्चर, गोल्जी बॉडी की संरचना के अंदर कौन कौन से भाग दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। नंबर 1 पे लिखो बेटा, सबसे पहले लिखो सिस्टर्नी। नंबर 1 पे लिखो बेटा सिस्टर्नी। नंबर 2 पे लिखो, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं बेटा, बताऊंगा आपको मैं। नंबर 2 पे लिखो आशय, सॉरी ट्यूब्यूल्स। दूसरा नंबर लिखो ट्यूब्यूल्स। तीसरे नंबर पे लिखो बेटा आप रिक्तिका कर दो या आशय कर दो, जो दिल करता है वो लिख दो यार, आशय। इसको बोलेंगे वैक्यूल, इसको बोलेंगे वेसिकल। क्या बोलेंगे बेटा? वेसिकल। रिक्तिका को कहा जाता है वैक्यूल, आशय को कहा जाता है वेसिकल। 4 चीजें इसके अंदर आपको मिल रही है बेटा, कंफर्म है बेटा? पहली चीज में लिखो बेटा आप सिस्टर्नी जो होती है, डायरेक्ट मैं इसके ऊपर क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको मैं, डायग्राम की आवश्यकता ही नहीं है, कहो तो बढ़ा देता हूं, बढ़ा दो, लोड है डायग्राम, बता देता हूं आपको। देखो ऐसी संरचनाएं इसके ऊपर मिलेंगी आपको।
ये कुछ संरचनाएं मिलेंगी इसके अंदर आपको गोल्जी बॉडी के अंदर। राइबोफ्लोरिन्स प्रोटीन पाए जाते हैं इसके ऊपर, मिलेंगे। ऐसी संरचनाएं मिलती हैं इसके ऊपर। ये फेस आगे का, ये फेस नीचे का। नीचे क्या पाया जा रहा है इसके अंदर, क्या पाया जा रहा है बेटा, अंतःप्रदवी जालिका। और ऊपर की ओर क्या मिल रही है, अरे क्या मिल रही है, ये प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मिल रही है। अंतःप्रदवी जालिका के नीचे क्या पाया जा रहा है, केंद्रक। क्या पाया जा रहा है, केंद्रक पाया जा रहा है। याद रखना अंतःप्रदवी जालिका हमेशा न्यूक्लियस की बाहरी भित्ति पर पाई जाती है, दो अवस्थाओं में। चिकनी अंतःप्रदवी जालिका भी होगी और खुरदरी अंतःप्रदवी जालिका भी होगी। अंतःप्रदवी जालिका के ऊपर का भाग कौन आएगा, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के ऊपर कौन सा कोशिकांग आएगा, कोई आता ही नहीं। क्यों, क्योंकि इसे जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहा जाता है, आधारीय पदार्थ कहा जाता है। इसके ऊपर किसी भी प्रकार के कोशिकांग का घेरा नहीं होता। इसके ऊपर क्या मिलेगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और बाहर की ओर क्या मिल जाएगा आपको, अगर सेल वॉल है तो सेल वॉल मिल जाएगी, अन्यथा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पड़ी हुई है। क्योंकि हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं, एनिमल में पढ़ रहे हैं। किसके अंदर पढ़ रहे हैं बेटा, इसको प्राणियों के अंदर पढ़ रहे हैं, जंतुओं के अंदर पढ़ रहे हैं। कन्फर्म हुआ। अभी पहला नाम सबसे पहले हमने क्या लिखा हुआ है, सिस्टर्नी। क्या लिखा हुआ है बेटा, हमारा नाम सिस्टर्नी। देखो इसके लिए क्वेश्चन बेस है, थ्योरेटिकली पोर्शन होता है, मैं लिखवा देता हूं, आपका वन लाइनर रह जाएगा, ठीक है ना। लिखो भी इसके अंदर सिस्टर्नी होती कैसी है। ये पहला काम लिखो, अशाखित। क्या लिखेंगे बेटा इसके लिए, कैसा होता है ये अशाखित है, अनब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड, कोई शाखाएं नहीं पाई जा रही इसके अंदर, ठीक है बेटा। दूसरी बात, चपटी डिस्क होती है। ये कैसी होती है बेटा, चपटी डिस्क नुमा। इसमें चपटी डिस्क नुमा है तो इसमें क्या मिलेगा, लिख दो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें चिकनी अंतःप्रदवी जालिका पाई जाएगी। क्या पाई जाती है बेटा, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका पाई जाती है। ये एक अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गोल्जी काय की किस संरचना के अंदर चिकनी अंतःप्रदवी जालिका मिलेगी। तो क्या लिखोगे इसके लिए बेटा, सबसे पहला ए पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। सिस्टर्नी में क्या पाई जाएंगी, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका पाई जाएगी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लगा लेना इसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ है बेटा, अब ये देखो, एक ये नीचे, फिर दूसरी इसके ऊपर, तीसरी इसके ऊपर, चौथी, मतलब एक दूसरे के ऊपर क्या है, ये समांतर क्रम में। लिख लो, समांतर क्रम में व्यवस्थित, समांतर क्रम में व्यवस्थित होती है ये। बस इतना ही लेना अपने को इसके अंदर। तीन चीजें हैं। पहली काम क्या बेटा, अशाखित है। दूसरा काम क्या में लिखोगे बेटा इसके ऊपर, कि ये चपटी डिस्क नुमा पाई जाती है, एक दूसरे के ऊपर पट्टियों के रूप में पाई जाएगी, तो बोलेंगे समांतर क्रम में पाई जा रही है। इसमें किस प्रकार की अंतःप्रदवी जालिका मिलेगी, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका मिलेगी। अब बताओ मेरे को, अंतःप्रदवी जालिका का भाग इसमें गया कि नहीं गया, गया ना। तो अब इसमें चिकनी कैसे, सर आपने तो बीच में ये लिख दिया। मैं बात कर रहा हूं इसका, इसको बोलेंगे सिस्टर्नी। क्या बोलेंगे बेटा, सिस्टर्नी। इसके अंदर जो सतह जो है, ये वाली जो इसकी सरफेस पाई जाएगी वो कैसी है, चिकनी है। अभी पहला पार्ट हमारा सिस्टर्नी पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है। सिस्टर्नी पॉइंट में एक ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो क्या है, चिकनी अंतःप्रदवी जालिका का पाया जाना। नंबर 2 पे लिखो बेटा, लिखो ट्यूब्यूल्स। सेकंड पार्ट, ये मिटा दो इसको, मैं इसी भी करता रहूंगा ना। हाँ जी, नहीं ये नहीं पार्ट मिटा रहा, इसको मिटा रहा हूं मैं, मिटा दो। सेकंड पार्ट में लिखो बेटा अपने ट्यूब्यूल्स, नलिकाएं, नलिकाएं, ट्यूब्यूल्स, नलिकाएं। अब जो नलिकाएं होंगी, एक सिंपल सी बात है, नलिकाएं हमेशा कैसी होती हैं, अरे नलिका सीधी तो कभी होती है नहीं, तो नलिका के बारे में क्या बोलेंगे, नलिकाएं कैसी होती हैं, शाखित होती हैं। तो चल पड़ा सेकंड पॉइंट हमारा ट्यूब्यूल्स, हमने लिख दिया नलिकाएं। नलिकाएं जब भी मिलेंगी कैसी मिलेंगी बेटा आपको, शाखित मिलेंगी, बोल देंगे ब्रांच्ड मिलेंगी। ये नहीं, ये ब्रांच्ड है, शाखित है, ये कन्फर्म है। इसके ऊपर सेकंड क्वेश्चन आया हुआ है कि नलिकाएं शाखित हैं, जुड़ी किसके साथ में है, अरे किसके साथ में जुड़ी हुई है, सिस्टर्नी के साथ में।
तो इनका लगाव किसके साथ में होता है? अपने बोलेंगे सिस्टर्नी के साथ में जुड़ी मिलेगी, के साथ जुड़ी पाई जाए। ठीक है, तो सिस्टर्नी और ट्यूब्यूल्स दोनों संरचनाएं आपस में क्या होती हैं बेटा? ये आपस में जुड़ी हुई पाई जाती हैं। तीसरे पार्ट में चलते हैं बेटा, आशय। क्या बोलेंगे? आशय। तीसरा पार्ट है हमारा आशय। बी पार्ट हमने कर दिया है, सी पे चल रहे हैं अपन आशय के ऊपर। आशय देखें ध्यान से। पहली बात, आशय किसका परिणाम है? नलिकाओं का। क्या बोलेंगे? ट्यूब्यूल्स के द्वारा निर्मित संरचनाएं क्या कहलाती हैं? आशय। कहां पाई जाएंगी? ठीक है, ये वाले बात, ये क्या मिलेंगे? आशय वाले। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है अपना? लिखो, ट्यूब्यूल्स के मुकुलन द्वारा निर्मित संरचना। मतलब ये जो ट्यूब्यूल्स है, इसमें कौन सी स्थिति हो जाएगी? मुकुलन की। ट्यूब्यूल क्या बोलेंगे? नलिकाओं या ट्यूब्यूल्स के मुकुलन द्वारा निर्मित संरचना। लिख लो भाई, ट्यूब्यूल्स के मुकुलन द्वारा बडिंग प्रक्रिया हो रही है यहाँ पे। मुकुलन द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहते हैं? आशय कहते हैं बेटा। प्रवृत्ति कैसी होती है? आशय की प्रवृत्ति लिखो, ग्रंथिल या स्त्रावी। ग्रंथिल या स्त्रावी प्रवृत्ति होती है बेटा, लिख लो। इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? ग्रंथिल या स्त्रावी प्रवृत्ति होती है। किसकी? आशय की। आशय किससे बना हुआ है? किससे बना हुआ बेटा? ट्यूब्यूल से बना हुआ है। कन्फर्म हुआ बेटा? आशय के बारे में बता दिया। आशय को बोलेंगे वेसिकल, रिक्तिका को बोला जाता है वैक्यूल। याद रखना, आशय का निर्माण किससे होता है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। अभी तक इस पेपर के अंदर दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आए हैं। पहला आया है कि सिस्टर्नी में पाई जाने वाली नलिकाएं कैसी होती हैं? सिस्टर्नी संरचना कैसी है? अशाखित। क्या बोला बेटा? अशाखित बोल दिया। कौन सी अंतःप्रदवी जालिका सिस्टर्नी में पाई जाती है? चिकनी अंतःप्रदवी जालिका। कौन सी मिलेगी आपको? चिकनी अंतःप्रदवी जालिका मिलेगी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेगी। एक पार्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड पार्ट आता है जो आशय होता है। आशय का निर्माण किस संरचना के द्वारा होता है? बोलेंगे ट्यूब्यूल्स के द्वारा होता है। किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? बोलेंगे मुकुलन प्रक्रिया के द्वारा होता है। मुकुलन क्या है? लैंगिक जनन या अलैंगिक जनन? अलैंगिक जनन नहीं। तो हेडिंग डाल के लगा लो कि मुकुलन की जो प्रक्रिया होती है वो किस प्रकार की प्रक्रिया है? हम कहेंगे अलैंगिक जनन की प्रक्रिया है। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया। अलैंगिक को अपने कायिक जनन भी कह सकते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है मुकुलन। तो कहने का मतलब गोल्जी काय के द्वारा अलैंगिक जनन की प्रक्रिया भी संपन्न होती है, तभी तो ये मुकुलन कर रहा है। और जब मुकुलन करेगा तो मुकुलन से कौन सी संरचना का निर्माण हो जाएगा? आशय में। पेपर की दृष्टि से, डीपीपी की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कल के पेपर में आ जाए। ठीक है बेटा, इंपोर्टेंट फैक्टर है, भूलना मत। और आशय जो होते हैं इनकी प्रवृत्ति कैसी होती है? ये ग्रंथिल भी हो सकती है, ये स्त्रावी प्रकार की भी हो सकती है। इनकी कोई फिक्स आकृति नहीं होती, इनकी कोई फिक्स आकृति नहीं होती। फोर्थ पॉइंट पे चलेंगे अपने, किसके रास्ता चलेंगे? अपने लिखेंगे रिक्तिका। लगाओ चौथा पॉइंट, रिक्तिका, वैक्यूल। वैसे देखा जाए तो पादप कोशिकाओं का सबसे बड़ा लक्षण क्या होता है? रिक्तिका का पाया जाना। पादप कोशिकाओं में दूसरा सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है? कौन सा? पहला सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? रिक्तिका। दूसरा कौन सा है? हरित लवण। कौन सा? हरित लवण। पहला कौन सा है? रिक्तिका। लेकिन यहाँ जो रिक्तिका पाई जा रही है वो उसके बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। वो एक खाद्य धानी के रूप में हो सकती है, वो एक जल धानी के रूप में हो सकती है, वो एक वायु कोश उत्तक के रूप में हो सकती है, वो एक वायु धानी हो सकती है, वो एक रस धानी भी हो सकती है। एक धानी है, पैकेट है, उसमें कुछ भी हो सकता है। इसके बारे में लिखो।
इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखो। गोल्जी काय के अंदर सबसे बड़ी होती है, साइज में क्या मिलेगी बेटा, ये लार्ज, सबसे बड़ी। अपन कह सकते हैं गोलाकार संरचना है। कैसी संरचना है बेटा, गोलाकार संरचना पाई जाती है, लार्ज होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ जाएगा कि रिक्तिका जो है, रिक्तिका किसके समान कार्य करती है, अपने बोल सकते हैं लाइसोसोम प्रवृत्ति। इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, लिखोगे लाइसोसोमिक प्रवृत्ति होती है, लाइसोसोमिक प्रवृत्ति होती है। इसमें तीव्र जल अपघटनी, तीव्र जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। ये कन्फर्म हुआ, समझ में आया। ये चार संरचनाएं हमने पढ़ी गोल्जी काय के बारे में। गोल्जी काय के बारे में पहला कार्य हमने क्या पढ़ा कि जंतु कोशिकाओं में इसकी खोज हुई थी, पादप कोशिकाओं में इसका नाम डिक्टियोसोम है। पादप कोशिका गोल्जी काय, पादप गोल्जी काय डिक्टियोसोम किन पदार्थों का स्त्रावण या संश्लेषण करने में सहायक होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन और पैक्टिन। कन्फर्म हुआ बेटा। इसके अलावा चार संरचनाएं पढ़ी गई। पहली पढ़ी हमने सिस्टर्नी, दूसरी पढ़ी हमने ट्यूब्यूल्स, तीसरी पढ़ी हमने आशय, चौथी पढ़ी हमने रिक्तिका। ट्यूब्यूल्स कैसी है, अशाखित है, नॉन ब्रांच्ड है बेटा, और चिकनी अंतःप्रतोभी जालिका युक्त है। हमने पढ़ा ट्यूब्यूल्स नलिकाएं हैं, सिंपल सी बात है, जो नलिकाएं होंगी वो शाखित तो होंगी, ठीक है, शाखित होती हैं। फिर हमने पढ़ा आशय, हम बोलेंगे ट्यूब्यूल्स के अंदर अलैंगिक जनन की प्रक्रिया मुकुलन होता है, मुकुलन से कुछ छोटी छोटी बट बनती है, बट को बोलते हैं आशय। इनकी प्रवृत्ति होती है स्त्राविल या ग्रंथिल। क्वेश्चन क्या आएगा, गोल्जी काय की किस संरचना का कार्य लाइसोसोम के समान होता है? ऑप्शन नंबर 1 सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स, आशय, रिक्तिका। क्या बोलोगे भाई साहब? क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ सकता है, पूछा जा सकता है कि गोल्जी काय की कौन सी संरचना है जो कंप्लीट लाइसोसोम के समान कार्य करती है। क्या बोलेंगे? रिक्तिका बोलेंगे। चलता हूं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अभी हम इसका करेंगे कार्य, गोल्जी काय के काम क्या क्या। सबसे पहला काम पीतक निर्माण या संश्लेषण, पीतक निर्माण या संश्लेषण में, लिपिड संश्लेषण में, लिपिड संश्लेषण में, थोड़ा बहुत प्रोटीन संश्लेषण भी करता है। प्रोटीन संश्लेषण में, पीतक निर्माण में काम बोल दिया मैंने। पीतक निर्माण में कौन कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं? गोल्जी काय, अंतःप्रतोभी जालिका और माइटोकॉन्ड्रिया। अंडे में पीतक निर्माण में कोई क्वेश्चन पूछ ले, पीतक निर्माण की प्रक्रिया कहाँ होती है? अंडे में ही होती है। तो अंडे में कौन कौन से कोशिकांग मिलेंगे? गोल्जी काय, अंतःप्रतोभी जालिका और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है भाई। अगला काम, ये अंतःप्रतोभी जालिका व लाइसोसोम के निर्माण में भी सहायक है, लाइसोसोम के निर्माण में हेल्प करता है। याद रखोगे इस बात को, ठीक है। पहला काम हमने क्या लिखा? पीतक निर्माण में भाग लेती या पीतक के संश्लेषण। कौन कौन से कोशिकाएं भाग लेती है? गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया। अंडा गर्म होता है, ये ट्रिक है। लिपिड के संश्लेषण में, लिपिड की मात्रा वैसे भी गोल्जी काय में ज्यादा होती है, तभी जिसको हमने लिपोकॉन्ड्रिया कहा था। क्या कहा था? लिपोकॉन्ड्रिया नाम दिया था। थोड़ा बहुत ये प्रोटीन संश्लेषण भी करती है, क्योंकि हमने चित्र में दिखाया था इसके अंदर राइबोसोम भी पाया जा रहा है। राइबोसोम किस प्रकार का था? राइबोफोरीन प्रोटीन प्रकार का था। कौन सा था? राइबोफोरीन प्रोटीन प्रकार का था। हम बोलेंगे अंतःप्रतोभी जालिका और लाइसोसोम इनके निर्माण में भी सहायता करता है। कोई पूछ ले कि लाइसोसोम का निर्माण कैसे होता है, आप क्या लिखोगे? गोल्जी बॉडी और अंतःप्रतोभी जालिका के द्वारा। कोई क्वेश्चन पूछ ले अंतःप्रतोभी जालिका का निर्माण कैसे होता है, आप बोलोगे गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम के द्वारा। कोई पूछ ले गोल्जी बॉडी का निर्माण कैसे होता है, तो आप बोलोगे अंतःप्रतोभी जालिका और लाइसोसोम के द्वारा। तीनों कोशिकांग, मैंने पहले भी क्या बोला, बिना एक दूसरे के कार्य जब तक इनके नहीं जुड़ेंगे कोई भी कोशिकांग का निर्माण नहीं होगा। तो ये सारे के सारे कोशिकांग ऐसे कोशिकांग हैं। गोल्जी बाय पढ़ रहे हो तो लिख दोगे अंतःप्रतोभी जालिका और लाइसोसोम के निर्माण।
लाइसोसोम पढ़ रहे हो तो लिख दो गोल्जी बॉडी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के निर्माण में। मतलब सभी कोशिकाओं का योगदान एक दूसरे को बनाने में ये किया जाता है। कंफर्म? ठीक है बेटा। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखाता हूं आपको, बस थोड़ा सा रहेगा। कुछ क्वेश्चन लिखो बेटा इसके अंदर। लिखो पॉलीसैकेराइड के संश्लेषण में, पॉलीसैकेराइड के संश्लेषण में लो बेटा, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, लिखो नीचे पॉलीसैकेराइड के उदाहरण लिखो। शाबाश, मेरी मेहनत बेकार नहीं जानी चाहिए, मैंने बताया हुआ है अभी पॉलीसैकेराइड क्या होते हैं। लिखो एग्जांपल, कोशिका भित्तीय पदार्थ लिख दो 6 के 6 फटाफट। सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, काइटिन, ग्लाइकोजन, सुबेरिन, क्यूटिन, सारे क्या है ये? अरे क्या है ये सारे के सारे? ये पॉलीसैकेराइड है। लिख दो एग्जांपल सारे के सारे, इसके पेपर में आ जाते हैं कभी कभी। ये सारे कोशिका भित्तीय पदार्थ है। अगला लिखने के बाद में लिखना, ये अंडे में पीतक का निर्माण कर दिया हमने पहले भी लिख दिया, दोबारा फिर लिख देता हूं मैं। और शुक्राणु के एक्रोसोम के निर्माण में शुक्राणु का जो शीर्ष होता है, एक्रोसोम के निर्माण में, अंडे में पीतक के निर्माण में हमने कर दिया। अगला लिखो अपशिष्ट पदार्थों की पैकिंग करके प्लाज्मा झिल्ली से बाहर निकाल लेना। प्लाज्मा झिल्ली से क्या कर देता है बेटा? ये बाहर निकालने में भी हेल्प करता है। ये लो, ठीक है। इसको ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहते हैं, लिख लेना भाई, ट्रैफिक पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसे कोशिका का सफाई कर्मचारी भी कहा जाता है, ठीक है। इसे मैक्रो पुलिसमैन भी कहा जाता है, मैक्रो पुलिसमैन भी कहा जाता है। इसे मिडल मैन ऑफ ए सेल भी कहा जाता है, मिडल मैन ऑफ ए सेल भी कहा जाता है। कोशिका मध्यस्थ कोशिकांग भी कहा जाता है, बहुत सारे नाम है इसके। कोशिका मध्यस्थ कोशिकांग भी कह सकते हैं। ये लो सारे नाम इसके, देख लो कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया। कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्ट के निर्माण में सहायक है। कोशिका विभाजन के समय किसके अंदर? प्लांट की बात चल रही है, प्लांट में कोशिका पट्ट के निर्माण में, कोशिका पट्ट जिसको क्या बोलते हैं बेटा? सेल प्लेट के निर्माण में सहायक है, निर्माण में सहायक होता है। इसके अलावा टोनोफाइब्रिल्स, इसके अलावा टोनोफाइब्रिल्स हो गया, और फ्रैगमोप्लास्ट के निर्माण में सहायक। टोनोफाइब्रिल्स व फ्रैगमोप्लास्ट के निर्माण में सहायक, है। ये सारे क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको करवाए हैं, चाहे तो मैंने इनके उपनाम में करवाए हैं और चाहे मैंने इनके आपको कार्य करवाए हैं, ये समस्त क्वेश्चन जेट और सीयूटी के अंदर बारंबार रिपीट हुए हैं, तो भूलना नहीं है। मोस्टली बेटा जितने क्वेश्चन आए थे सारे के सारे मैंने इसके अंदर देख लिए हैं, मैंने आपको करवा दिए। और लास्ट लाइन आप एक और लिखें, ये मानव जनन तंत्र में पूछा गया था गोल्जी काय के बारे में, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कहता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन का स्त्रावण करने में, देखो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन का स्त्रावण करने में
अंतःस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन का स्त्रावण करने में, हार्मोन्स का स्त्रावण करने में कौन सा कोशिकांग सहायक होता है? कौन सा कोशिकांग सहायक होता है? गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय सहायक होता है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय सहायक होता है। ये समस्त इसके कार्य अलग अलग लेसनों में, अलग अलग टॉपिकों में इनकी भूमिका रहती है। इसके ऊपर क्वेश्चन रिपीटिंग में आते हैं। उम्मीद करता हूं आज का मेरे द्वारा पढ़ाया गया टॉपिक आपको समझ आएगा, अच्छा आया होगा, और ये क्वेश्चन जो है आपके आगामी पेपरों के अंदर आपकी हेल्प करेगा सिलेक्शन सुनिश्चित करने में। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक सभी का धन्यवाद, सभी को थैंक यू।